नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में आप सबका स्वागत है। अशोक भाई, अब तो अभी तक राष्ट्रीय हो रही थी इंपॉर्टेंट चीजें, अब अंतर्राष्ट्रीय इंपॉर्टेंट की बहुत सी चीजें हो रही हैं। देश एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। लेकिन इन सबके बीच मोदी जी फिर आके अपना, मतलब मुझे अजीब सा लगा कि मोदी जी जब ये कहते हैं कि मुझे गाली दी, और वो कल उन्होंने उस भाषण के 80% टाइम वो अपनी गाली को याद दिलाते रहे और फिर ये कहते रहे कि भाई मैं तो भूल माफ कर दूंगा लेकिन बिहार नहीं माफ करेगा। मुझे हरदम ये लगा कि उसी बिहार वालों जिसका ये डीएनए मांग रहे थे, तो बिहार अपना डीएनए भी इनको दिखाएगा। मोदी ये भूल जाते हैं। और नहीं, ये जो पूरा गाली वाला वाकया है उस पे एक मैं, क्योंकि ये आप झूठे मुंह किसी के मुंह में शब्द नहीं डाल सकते हैं। जो हुआ नहीं, वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसमें राहुल गांधी और क्या है, तेजस्वी क्या। आधा देश बाढ़ से ग्रस्त है। मेरा मेरा अनुमान है, जो आंकड़े लगातार हर राज्य से आ रहे हैं, कुछ राज्य में बहुत ज्यादा है, कुछ राज्य में कम है, लेकिन एवरेज 60% जो हमारा किसान है, उसकी खेती पानी के नीचे डूबी हुई है। हाहाकार है। हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर ठप पड़ चुका है। 18% एक्सपोर्ट हमारा रुक गया है। जहां से डॉलर, जो देनदार आदमी था, वहां धंधा बंद हो गया है। लाखों की तादाद में लोग बेरोजगार हो रहे हैं। समस्याओं की कमी नहीं है इस देश में, लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी के लिए गाली हो ना, मोदी जी के लिए नहीं, आप और मैं, जो भी मेरे श्रोता है देख रहे हैं, हर एक के लिए मां का एक महत्व है। और मां भगवान की जगह होती है। और मेरे मां को गाली देके जो विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, आपको कितनी पीड़ा हुई ये बता रहे हैं आप। वो जब गाली का वीडियो मार्केट में आया, तब तो आप इंडिया में थे। उसके बाद आप गए चाइना, जापान, चाइना, वहां गदगद खिलखिला के हंस रहे थे, ठहाके लगा रहे थे। भारत में आने के बाद आपको पता पड़ा कि इन दो युवकों ने जो रैली निकली, उसको अभूतपूर्व समर्थन मिला। और अब एनडीए गठबंधन का कोई ठीक वहां दिख नहीं रहा है हिसाब। तो एकाएक आपको याद आ गया कि गाली दी। इसी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि रोज मुझे 2.5 किलो गाली देते हैं लोग, 2.5 से 3 किलो। लेकिन भगवान ने मेरे शरीर में ऐसी रचना कर रखी है, ये सारी गाली प्रोटीन बन के मुझे बूस्टर डोज देती है। तो एकदम तुम्हें वो गाली गाली लग रही है। हम पहले दिन से कहते हैं आनंद जी, और मैं आप ही की तरफ से भी मैं आज कहना चाहूंगा श्रोता से, पब्लिक इंडिया की तरफ से, कि किसी भी स्त्री को गाली, ये मान्यता नहीं है इस समाज में। हम स्त्री की पूजा करते हैं, स्त्री को गाली सवाल ही नहीं उठता। किसी की भी मां हो, गाली नहीं होनी चाहिए। राजनीति में अपशब्द नहीं होने चाहिए। गालियों को कई जगह नहीं है सभ्य समाज में। और हम एक संस्कृति विरासत में मिली है, जिसकी सभ्यता की पूरा विश्व जिस सभ्यता के सामने झुकता है, उस सभ्यता में यदि असभ्यता हावी हो जाए, तो फिर ये हमारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन क्या गाली सिर्फ गाली तब कहलाएगी जब प्रधानमंत्री जी की मां को दी जाएगी? किसी की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलना, क्या ये महिला की गाली नहीं है? जो अपशब्द प्रधानमंत्री के माता जी के लिए कहें, जो दुर्भाग्यपूर्ण बात मैं कहता हूं, वही अपशब्द राहुल गांधी के लिए कहे गए उसी मंच से। यहां तो सिर्फ कांग्रेस का स्टेज था, नेता तो कोई नहीं था। रैली खत्म हो गई थी, टेंट वाला आके स्टेज उगाड़ रहा था, तब जाके किसी ने बदतमीजी की। हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष यही गाली दोहराते हैं स्टेज से। क्या तब पीड़ा नहीं हुई? बीजेपी का अध्यक्ष क्या नौटंकी रो रहा था? मुझे रोना आ गया। बताइए, दिवंगत मां को गाली दी। गाली किसी भी मां को हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसी आदमी का स्टूडियो, उसी आदमी का वीडियो मार्केट में घूम रहा है पुराना, कि राहुल गांधी सुन ले, मैं इतनी गालियां दे सकता हूं जो तुमने सुनी भी नहीं होगी। जो आदमी अपने आप को गालियों का किंग कहता है, गालियों में पीएचडी की ऐसी बात करता है, वो आदमी कहता है कि आज किसी को गाली दी तो इसकी पीड़ा होती है। जर्सी गाय किसको कहा था?
कांग्रेस की विधवा किसको कहा था? कौन शब्द लाए थे? तब किसकी निर्भसना हुई? किसको पार्टी में एक्शन लिया? एक होनहार महिला अधिकारी, सिर्फ उसका उसका दोष ये है कि वो मुस्लिम समाज से है। भारत के फौज में वो अपने सीने पे गोलियां झेल के देश की रक्षा कर रही है, लेकिन उसका दोष है कि वो मुसलमान है। उसे एक नालायक मंत्री कहता है कि आतंकियों की बहन है, और अभी भी मंत्री बना है वो। ये महिलाओं का आचरण है इनका। जी। अरे होनहार बहनें मेरी, हमारी बेटियां ओलंपिक पदक लेके आती है कुश्ती में, उनके इज्जत पे हाथ डाला जाता है। वो अपनी न्याय मांगने के लिए एफआईआर दर्ज नहीं करती है सरकार, उनको सर्वोच्च न्यायालय से एफआईआर दर्ज करवानी पड़ती है। और ये महिला की बात करेंगे, महिला सम्मान की बात करेंगे। थोड़ी गरिमा में झांक के देखे, अपना अतीत देखे, क्या किया है आपने। फिर भी मैं कहता हूं, आप कितने भी कुकर्मी हो, मैं आपके मां को कभी गाली देने नहीं दूंगा, क्योंकि एक सभ्य समाज से आता हूं, मेरे में संस्कार हैं। मोदी जी की नीतियों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन मोदी जी की मां के सामने उतना ही नतमस्तक होता हूं जितने मेरे माता के सामने मैं नतमस्तक होऊंगा, क्योंकि एक वृद्ध महिला, हर वृद्ध महिला मेरे लिए माता समान है। लेकिन फिर आप दूसरी की मां को कहोगे और आपके मां को आपको तकलीफ होगी। दूसरे राहुल गांधी के मां को आपने जब जर्सी गाय कहा, तब आपको आपके शब्द, आपकी जिह्वा को शर्म नहीं आई तब? ये तो गाली, ये अभी क्या कर रही है, गाली बेच रहे हैं। जब बिहार में अभी कुछ बचा नहीं इनके पास, तो ये मां के पल्लू के पीछे छुपे हुए हैं। दिवंगत मां का भी सहारा चुनाव जीतने के लिए ले सकते हैं, इतने नीच प्रवृत्ति के लोग हैं ये। जिसने गाली दी वो अरेस्ट हुआ, उसका कांग्रेस से कोई संबंध नहीं, आरजेडी से कोई संबंध नहीं, वो पंक्चर लगाने वाला है, उसके घर पे कोई झंडा नहीं, उसका किसी के साथ फोटो नहीं, फिर भी कांग्रेस माफी मांगे। आप मांगे ना माफी, जो 10 गलतियां की है आज तक। जी। लेकिन राहुल गांधी की ग्रेटनेस है, मैं ग्रेटनेस ही कहता हूं, तो उनको मां की गाली दी और चुप रहे, उसको इमोशनली भुनाने का प्रयास नहीं किया। क्योंकि राजनीति में ये चीजें लाना, ये आपकी कमजोरी दिखाता है। राजनीति आमने सामने विचारों का लड़ाई है। आमने सामने, मैं एक विचारधारा लेके चल रहा हूं, आप एक विचारधारा लेके चल रहे हैं, मैं एक प्लान लेके चल रहा हूं, ब्लूप्रिंट लेके चल रहा हूं विकास का, आप एक ब्लूप्रिंट लेके विकास का चल रहा है। जो जनता जिसको देश माने उसके हाथ में सत्ता जाएगी। लेकिन राजनीति में छुचरापन कौन लाया? 2014 से आया ना। कांग्रेस की विधवा किसको कहा? सारे देश की विधवाओं को आपने गाली दी कांग्रेस की विधवा बोल के। और यदि सोनिया गांधी को कहा होगा कि किसी के विधवापन पे आप हंसते हो, ये आपको शर्म नहीं आई बोलते समय कि ये कांग्रेस की नेता लोकसभा चुनाव से भाग गई, राजस्थान से राज्यसभा में आई? अरे वो वृद्ध महिला है, व्याधि से पीड़ित है, नहीं चुनाव प्रचार जा सकती। क्या जॉर्ज फर्नांडिस को राज्यसभा में नहीं लाए थे? जब जॉर्ज साहब, आपके तो जॉर्ज साहब से बहुत नजदीकी संबंध है, सगे भाई जैसे संबंध रहे आनंद जी। जॉर्ज साहब बेड पे थे तब भी राज्यसभा जाए तो किसी ने कहा कि जॉर्ज साहब भागे राज्यसभा से? पकड़ के लाया गया था अशोक भाई, टिका के, पकड़ के लाया। पकड़ के। हाँ, क्योंकि एक आदर है। जॉर्ज साहब थे, एक तूफान था वो अपने समय का। मैं एक तो एक छोटा एक आप अपने बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते। नहीं अशोक भाई, आप कहते हैं कि आप मेरे माँ को गाली दी, मेरे माँ को गाली दी, मेरे माँ को गाली दी। आपने तो पूरे देश में ऐसा किया, मेरे माँ को गाली दी, वो बोलता है मेरे भी माँ को गाली दी, बोलता है मेरे भी माँ को गाली दी। नहीं अशोक भाई, मैं एक छोटी टिप्पणी इसलिए क्योंकि उस पे भी एक मेरे हिसाब से एक तो ये मतलब ऐसा अपराध है जो जिसपे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, कोई किसी की माँ बहन या किसी को। लेकिन एक और चीज, विधुड़ी जो इनका सांसद था,
संसद के अंदर वो मुसलमान सारे मुस्लिम समाज को जो उसने कहा था, आपने कुछ नहीं किया। मतलब ये अरे कौन सा समाज? महात्मा गांधी के हत्यारों को महिमा मंडित करने वाली सांसद इनके साथ पूरा 5 साल टर्म पूरा कर गई। बिल्किस बानो के हत्यारों को बाहर छूटने के बाद स्वागत करने वाले इन्हीं के लोग थे, बीजेपी के लोग थे ना। तब आपको नहीं समझ में आ गया कि एक महिला की इस्मत लूटी गई है, उसके सामने उसकी 4 साल की बेटी जमीन पे पटक पटक के मार दी, उसके घर वालों के 7 लोगों की तलवार से काट के हत्या कर दी। क्या पीड़ा से गुजरी होगी वो भी कोई बेटी होगी और उसकी भी कोई मां होगी। जी जी जी। अपनी बेटी की इज्जत लूट जाए और वो मां कितनी पीड़ा झेलती होगी, उस मां के बारे में कुछ नहीं। मणिपुर में क्या हुआ? एक देश पे सुरक्षा के लिए सीमा पे अपने आप को न्यौछावर करने वाले एक सैनिक की पत्नी के कपड़े उतार के उसको नग्न अवस्था में परेड करके सामूहिक व्यभिचार किया गया। तब आपको नहीं लगा वो भी किसी की मां है? तब आपको लगा नहीं कि वो किसी की बेटी है, उसकी भी मां को दुख होता होगा? आपकी गवर्नर रो रो के हाल बुरा उसका, अनुसुईया उइके का, कभी प्रधानमंत्री के सामने गुहार लगा रही, कभी राष्ट्रपति के सामने गुहार लगाई, कभी गृह मंत्री के सामने गुहार लगाई। क्या हुआ? अभी तक मणिपुर गए आप? ये आपकी महिलाओं के प्रति समर्पण है, मातृशक्ति की समर्पण है। आप भी आपके मैं मां से प्यार करते होंगे, मैंने भी मेरे मां से प्यार किया। जन्मदिन के दिन मैं भी चरण छूता था मेरे मां के, जब तक जीवित थी पूरा परिवार छूता था, लेकिन हमने फोटोग्राफर को बुला के फोटो नहीं खिंचवाए। हमने मां को मार्केट नहीं किया। मां के मेरे संबंध, मेरी निहायत निजी आस्था और मेरे संबंध है। जन्मदिन के दिन मैं अंदर के कमरे से वरांडे पे लेके आना और सारे कैमरे के सामने अपने सर पे हाथ रखवाना, ये सिर्फ राजनीति में, मतलब ये राजनीति में जो एक्टिंग का पुट आया है। नहीं, और यही करते हैं, एंटायर बाकी कोई पॉलिटिकल करता भी नहीं। साइंस करया। मुझे तो कई बार डाउट लगता है एंटायर पॉलिटिकल साइंस में इन्होंने डिग्री ली है कि एनएसडी में डिग्री ली है। मैं अशोक भाई इसको खत्म करें, उसके बाद मैं एक ही चीज टिप्पणी कर दूंगा। इनको मॉरल राइट है वो कहने का कि एक ऐसा व्यक्ति जो बच्चियों के, बलात्कारियों के और हत्यारों के राम रहीम से अपने पार्टी के वोट के मंगवाता है, उनको इनको कहने का हक है? मतलब आप तो इतने गंदे और इतने घिनौने लोग, ये इन्होंने लोग जो हैं। राम रहीम, ये घिनौने लोग हैं भाई, इसमें क्या कहा जाए। मैं थोड़ा चीन पे आ जाता हूं क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट चीज है और मुझे उस पर आपसे एक टिप्पणी चाहिए। भारत चीन गया और चीन में मोदी जी ने हंस हंस के, वो क्यों इतना हंसते हैं मुझे मालूम नहीं, वो अट्टहास करते हैं वो। मैंने दुनिया के क्या बहुत हो? से देश के नहीं लीडर नहीं, को देखा है अशोक भाई। हमारे यहाँ हम जी उसमें एक कॉमेडी हो गई। कॉमेडी ये हो गई कि हमारे यहाँ जो वीडियो रिलीज हो गया उसमें ऑडियो म्यूट था। एएनआई ने सिर्फ किया था, एएनआई, एएनआई ने। ए नाइन ने। उसमें क्या हुआ, उसमें पुतिन कुछ बोलते हुए दिखाई दिए, शी कुछ बोलते हुए दिखाई दिए, और मोदी जी ठहाके लगाते हुए दिखाई दिए। अब पुतिन जो है वो हमेशा रशिया में बोलता है, रशियन लैंग्वेज में बोलता है। चाइनीज प्रेसिडेंट मैंडरीन जो उनकी भाषा है उसमें बोल रहे थे, ये हिंदी में ठहाका लगा रहे थे। कोई किसी को समझ में नहीं आ रहा था। ये नहीं, और ठहाका इसलिए लगा रहे होंगे कि इनको दिखाना था कि मैं समझ रहा हूं फोटो, सब। फोटो, अरे नहीं नहीं, भाई फोटो, फोटो, दिखास फोटो। और छपास के रोग से ग्रस्त है ये आदमी, मानसिक प्रॉब्लम है इनको। वो ठहाके लगा के हंस रहे थे उस भाषा पे, वो दोनों आपस में क्या बोल रहे हैं किसी को पता नहीं, और ये ठहाके लगा रहे। और दूसरी अशोक बात, भाई। हम चीन गए। हम जी चीन गए। चीन में जाके क्या उपलब्धि क्या हुई? चीन में जाते समय, अब आज मुझे इनके भाषण याद आते हैं कि चीन भारत के ऊपर हमला कर रहा है और आप लाल आंख से देख लेंगे तो चीन ये चला जाएगा, और यूपीए सरकार चीन का नाम लेने में डरती है। इन्होंने क्या किया, चीनी लोगों को झुला झुलाया। उसके बाद भी उन्होंने गालवान किया।
ये गालवान के शहीदों को कैसे भूल सकते हैं? गालवान के शहीदों की माओं के आंसू उनको नहीं दिखते? प्रधानमंत्री जी, सिर्फ आप ही की मां थी, बाकी लोगों की मां नहीं थी। आज आपको मां के लिए दिल दर्द कर रहा है। एक दिन आप कह रहे थे कि मैं अजन्मा हूं, सीधा ऊपर से आया हूं। आपने अपने मां को भी डिसोन कर दिया था इनडायरेक्टली, ये बोल के मैं कि ऊपर से आ गया हूं, डायरेक्ट नॉन बायोलॉजिकल हूं। तब उनको आपको लगे नहीं कुछ? हमारे सेना के उपाध्यक्ष कह रहे थे कि ये वॉर पाकिस्तान ने लड़ी नहीं, जो ऑपरेशन सिंदूर था ये तो चीनी ने लड़ा, पाकिस्तान के खंडे से। और चीन ने सारे अपने इक्विपमेंट टेस्ट करवा लिए। जो हमारे दुश्मन का साथी हो, जो दुश्मन का पूरे सामने साथ पूरा युद्ध में साथ दिया हो, वो आपका दोस्त कैसा हो सकता है? अच्छा, कुछ अंधभक्त कहते हैं कि ये पागल आदमी, इसको मालूम नहीं, आप व्यापार, अमेरिका को हम सबक सिखाएंगे सबक। नवभारत जो हिंदी टेलीविजन चैनल है, उसमें बड़ी मतलब कभी कभी हास्यास्पद, ट्रंप और मोदी मिले, इस खबर पे लिखा था ट्रंप और मोदी मिलने से चीन के पैर के नीचे जमीन खिसक गई। और 2-4 दिन पहले की हेडलाइन थी, चीन और भारत मिलने से ट्रंप की जमीन खिसक गई। अरे मूर्ख आदमी, जमीन भारत की खिसकी हुई है, इसलिए कभी उधर जाता है कभी इधर जाता है। मैं इन अंधभक्तों को भी बताना चाहता हूं कि चीन यह अपने को सप्लाई करता है, माल खरीदता नहीं भारत से। रशिया भारत को माल सप्लाई करता है, खरीदता नहीं है। सबसे बड़ा खरीदार हमारा अमेरिका था, वो खरीदी बंद हो गई अभी, तो उसकी जगह कहां माल बेचेंगे, इसकी चिंता किसी को है क्या? ये मूर्ख बनाते हैं कि 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। आनंद जी, उन 40 देशों में कुछ देश ऐसे भी है जहां 2-2 लाख रुपए का भी एक्सपोर्ट नहीं होता। जी, नाम सुनने के बाद ढूंढना पड़ता मैं आप पे कौन सा देश है ये। इंग्लैंड के साथ टोटल जो हमारा एक्सपोर्ट है पूरा भारत का, उसका सिर्फ 3% इंग्लैंड को जाता है। और फ्री ट्रेड इंग्लैंड के होगा तो बोले अब इंग्लैंड में ये होगा, कैसा होगा, कहां से होगा? दूसरी बात, अमेरिका भूखा मरेगा। अरे भैया, हमारा टेक्सटाइल रिप्लेस करने के लिए बांग्लादेश, नेपाल, थाईलैंड सब घुस गए, वियतनाम घुस गए। आपके कारपेट सप्लाई का काम करने के लिए 1000 करोड़ का कारपेट तो आपके यूपी में पड़ा हुआ है अभी, जो जा नहीं रहा है ऑर्डर होने के बाद भी। और वो कारपेट की जगह अभी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, टर्की ले रहा है। केमिकल की टर्की ने ले लिया है। डायमंड पॉलिशिंग थाईलैंड और हांगकांग ले रहा है। यहां तो नजर हटी दुर्घटना घटी है। आपने कौन से मार्केट डेवलप किए? आज देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, डॉलर कहां पहुंच गया भाई साहब। नहीं अशोक भाई, मैं एक छोटी टिप्पणी ले लूं, क्योंकि वो बात जो आपने सेनाध्यक्ष की कही थी, मोदी जी ने कहा था कि मेरी नसों में सिंदूर जो है वो दौड़ रहा, गर्म सिंदूर दौड़ रहा है पाकिस्तान को लेके। 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान का मैच दुबई में हो रहा है, क्योंकि जय शाह उसके आईसीसी वो चेयरमैन है। भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है। तब क्या कहा? मेरे अशोक भाई, मेरे एक दर्शक ने, सुन लीजिए, बहुत अच्छी बात है, उस मेरे एक दर्शक ने कहा जय शाह की बात आते आते वो जो गरम सिंदूर था वो टोमेटो केचप हो गया। हाँ, बिल्कुल टोमेटो केचप हो गया। मुझे पहले से डर है कि ये सिंदूर था कि टोमेटो केचप ही था। पहले टोमेटो केचप ही सिंदूर करके भेजा जा रहा था, क्योंकि ऐसा फिल्म लाइन से आए हुए लोग हैं, एक्टिंग बेहतरीन करते हैं। फिल्मों में दिखाते ना, वो खून वून लग गया तो टोमेटो केचप लगाते हैं। अब जब सुना हमने शूटिंग वालों से, किस मुंह से? आपने कहा टर्की कोई नहीं जाएगा, टर्की बैन करो। क्या हो गया? टर्की को पैकेज दे दिया। आप इस कंट्री, मतलब यहां तो अंधभक्त को समझ में नहीं आ रहा है, सुबह जो करता है शाम को क्या करता है वो। अमेरिका दोस्त था, अमेरिका चाइनीज बैन करो, अब चाइनीज को सर पे उठाओ। एक तरफ कहते हो कि हम अमेरिका से कोई हमको डिक्टेट नहीं कर सकते, हम जहां तेल सस्ता मिलेगा वहीं से लाएंगे। अमेरिका से तेल कैसे सस्ता आ रहा है आपको?
या लॉजिस्टिक के खर्चे 30-40% बढ़ते हैं। कहां से अमेरिका सस्ता तेल दे रहा है आपको जो अमेरिका से तेल ले रहे हो? क्यों हमारा कपास के लिए मार्केट खोल दिया अमेरिकन कपास के लिए? अभी तक इतने कंफ्यूज्ड है, ये इनको पता नहीं है कि अमेरिका के साथ क्या करना, रशिया के साथ क्या करना, चाइना के साथ क्या करना। और जैसा सर्कस में जोकर होता है वैसा भारत को जोकर बना के ये पूरे विश्व में घुमा रहे हैं। जी जी। और यहां जो हमारे पामेलियन मीडिया है वो कभी किसके पैर की जमीन खिसकाते हैं, कभी किसके पैर की जमीन खिसकाते हैं, खुद की जमीन मालूम नहीं कहां खड़े हैं। अशोक भाई, कल एक और बात ऐसे हुई है, मैं इसलिए उसको ला रहा हूं क्योंकि वो जनरली नैरेटिव में नहीं है और हमारे आपकी जिम्मेदारी है कि उसको बात करें। 5 साल से उमर खालिद और शरजील इमाम जेल में हैं, अभी तक इन्वेस्टिगेशन भी शुरू नहीं हुआ है। और कल दिल्ली हाईकोर्ट में जुलाई में ऑर्डर रिजर्व किया था, 2022 में हाईकोर्ट में बेल की एप्लीकेशन आई थी, कल उसको खारिज कर दिया है, जबकि इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुआ। मैं उस पर एक छोटी टिप्पणी चाहूंगा क्योंकि ये नहीं, कौन सा मैं देश। देखिए, बीच में सुप्रीम कोर्ट ने एक समय सीमा उसको भी तय की थी, ये जो जी आप निर्णय रोक के रखते हैं उसको भी 3 जी महीने के अंदर इसको आपने खत्म कर देना चाहिए। जी जी आप मुझे बताइए, 2 साल तक निर्णय रोक के रखा और 2 साल के बाद बेल रिजेक्ट की। आप 2 साल तक आपने उसका जो राइट टू अपील है वो खत्म कर दिया। जी 2 साल तक सड़ाया उसको। आप उसी दिन रिजेक्ट करते तो हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट जाता। लेकिन न्यायपालिका जिस हिसाब से बिहेव कर रही है उस हिसाब से समझ के परे है। कैसा एक विधायक न्यायपालिका के एक हाईकोर्ट के जज को फोन करके बोल सकता है कि मेरा केस देख लेना? कैसी हिम्मत होती है उसकी? क्योंकि ये होता आ रहा है। मध्य प्रदेश में हुआ, पाठक नाम का एक वहां माफिया है, खनन माफिया, एमएलए है बीजेपी का। जज ने ऑर्डर दे दिया क्योंकि ये इन्होंने मुझे मिलने का प्रयास किया और ये मुझे केस में मदद मांग रहे थे, इसलिए मैं केस से हटता हूं। एक जज है एनसीईआरटी के, उन्होंने कहा कि मुझे एक न्यायपालिका के एक बड़े आदमी ने ही मुझे फोन किया। जी वो कहता है कि मैं क्या करूं? जब आप भाजपा के प्रवक्ता को हाई कोर्ट के जजेस बनाओगे तो यही होगा। मुझे बताइए ना, इसकी तो 2 साल के बाद इन्होंने कहा कि अब बेल रिजेक्ट करते हैं। 2 साल जी उसका गला दिया इन्होंने राइट टू अपील का। हेमंत सोरेन को 5 महीने जेल में डालने के बाद किसके लिए जेल में डाला यही समझ में नहीं आ रहा है। जमानत देते समय 100 करोड़ की वसूली के आरोप लगाए थे और इसी पामेरियन चैनल पे सारे बीजेपी के प्रवक्ता वसूली सरकार कह रही थी। चार्जशीट 1 करोड़ 80 लाख की अनिल देशमुख की। 13 महीने वो जेल में रहा। किसी भी आनंद वर्धन हो गया, अशोक वानखड़े हो गया, किसी अरे गहरे नत्थु खैरे से एक एफिडेविट ले लो कि मैंने अशोक वानखड़े को 20 करोड़ रुपए घर कैश दे दिया। अशोक वानखड़े को उठा लो, बता कैश कहा है भाई, कौन बोल रहा है, क्या साइंटिफिक एविडेंस है? बस किसी से लिखवा लो और चलो, 4 लोगों से लिखवा लो, केजरीवाल को अंदर कर दो। जी ये नया मोडस ऑपरेंडी शुरू हो गया है। जी। मैं एक अब चलते चलते इसमें एजेंसियां, इसमें सरकार और इसमें न्यायपालिका भी घेरे में आती है। जी, मैं चलते चलते अशोक भाई, इस हफ्ते की एक बड़ी खबर है उस पर भी एक टच कर ले रहे हैं। और मैं पूरा जरा थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। एक तो इम्पैक्ट ऑफ जो वोटर अधिकार यात्रा बिहार में हुई, हाइड्रोजन बॉम्ब की बात हुई, और दो मुझे मेरे हिसाब से इसके दो बड़े फायदे ये हुए, फायदा या इसका आउटकम है। एक, नीतीश कुमार जी को बैठे बिठाए उनकी पोजीशन थोड़ी स्ट्रांग हो गई, एक उनका फायदा ये हुआ। और दूसरा मुझे ये लगता है कि एक इस देश में बिल्कुल ठीक से वोट चोर गद्दी चोर चिपक गया, इसको नहीं जैसे वो पप्पू वो चिपका था देखिए, वैसे वो चिपक गया। क्या है सर, ये इसलिए चिपका कि दबी जुबान में सभी बात कर रहे थे। महाराष्ट्र में विधानसभा के नतीजे आने के बाद कहीं उत्सव नहीं दिखा आपको। सब सन्न रह गए कि ये हुआ कैसे। हरियाणा में जब चुनाव हुए और नतीजे आ गए, ये जो खाप पंचायत होती है, तो कुछ खाप पंचायत के लोग हमारे टीम को मिले थे वहां पे। अब वो उन्होंने कहीं से नंबर लिया और वो बार बार कह रहे थे मिलने आना है, मिलने आना है, तो हमने बुलाया तो ऑफिस आ गए। 15-20 खाप पंचायत के जो प्रधान थे बैठ गए और उनका यही था, भाई साहब हमने तो ये वोट नहीं डाला, इनको मिला कैसे, भाई साहब बताओ क्या करें अब। हमने बोला यार हम क्या कर सकते हैं, हम तो बोल ही सकते हैं।
ये लोगों को पता था हो रहा है, लेकिन लोगों को बताने के लिए प्रूफ किसी के पास नहीं था। राहुल गांधी ने बेंगलोर सेंट्रल की महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के 1,252,000 मतों के साथ इनको नंगा कर दिया। अब हर राज्य में ये हो रहा है, हर राज्य में। अरे जिलेवार हो रहा है। वो चंद्रपुर से एक मैटर आ गया, एक घर पे 109 लोग मतदाता, उस घर का इंटरव्यू कर दिया टेलीविजन वालों ने। अभी रीजनल टेलीविजन में अभी तो बिके नहीं है लोग कुछ, तो उनने कहा कि भाई साहब मेरा मत है यहाँ पे, मेरे पत्नी का है, मेरी छोटी बच्चियां हैं, वो मतदाता नहीं है, और ये हमारा पीढ़ीजात घर है, इसमें तो और कोई मतदाता ही नहीं। तो बोले 109 कैसे तुम्हारे पास? तो बोले मेरे को क्या मालूम, मुझे नहीं मालूम 109 कौन है। ये हर जगह पे आपको मिल रहा है। और ये जो बिहार की लिस्ट आएगी ना आनंद जी, फाइनल ड्राफ्ट आएगा, उसके बाद बिहार में गदर कटेगा, मैं बता रहा हूं। क्योंकि फाइनल लिस्ट में वही होगा, विपक्ष के बहुत सारे मतदाताओं के नाम काटे रहेंगे, और फिर न्यायपालिका बोलेगी अब तो चुनाव प्रोसेस चालू हो गया, अब क्या कर सकते हैं, अब तो मतदाता की सूची नहीं बदल सकते। जो महाराष्ट्र के पनवेल में हुआ, लोकसभा में 85,000 बोगस वोट है, ये प्रूफ के साथ दिया, चुनाव आयोग चुप। वो हाईकोर्ट चला गया पाटिल। मुंबई उच्च न्यायालय ने कहा कि अरे भाई ये गड़बड़ है, इसको ठीक करो 2 सप्ताह के अंदर। चुनाव आयोग ने कहा करेंगे। इसी बीच वहां चुनाव का प्रोसेस चालू हो गया। ये फिर गया पाटिल हाईकोर्ट में, सर ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। उन्होंने कहा कि अब चुनाव का प्रोसेस चालू हो गया, आप कैसे बोल सकते हैं। और उसी फर्जी मतदाता सूची पे, जिसमें पनवेल में 85,000 फर्जी मतदाता थे, उसी के भरोसे विधानसभा चुनाव हुए और नतीजे आपके सामने है। तो ये लोकतंत्र रहा कहां? ये तो फ्रॉड तंत्र हो गया, फरेब तंत्र हो गया। जी, एक टिप्पणी अशोक भाई उस पर भी हो जाए, क्योंकि जहां तक इंपैक्ट है उसका, कम से कम बिहार में तो एक बात है। देखिए, मैं ये तो बात मानता हूं कि तेजस्वी और राहुल गांधी, ठीक है, और फॉर दैट मैटर आज के डेट में ऐसा कोई करिश्माटिक लीडर नहीं है देश में कि जिसको मिलने लाखों की तादाद में लोग आए। वो लीडर बनना बंद हो गए देश में। यदि राहुल और तेजस्वी के रैली में लाखों की तादाद में जन समुदाय आया, तो वो अपना मताधिकार बचाने के लिए आया, वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आया। और यदि बिहार में मतदाता समझ गया है कि उनके यहां डकैती हो रही है, और यदि उन्होंने तय कर लिया डकैती नहीं होना है, तो फिर बिहार के नतीजे दीवार पे लिखे हुए हैं सर। जी, अब चलिए, एक हाइड्रोजन बम और आने की बात राहुल गांधी कह गए हैं, और राहुल गांधी अभी मुझे तक तो लगता है मैं आज बनारस में हूं, मुझे लगता है कि आज कहीं बनारस को ही लेके कोई एटम बम ने, हाइड्रोजन बम ना फूटे, है ना। कि ये जो तथा कथित विश्व गुरु है, ये ही कैसे फर्जी चुनाव जीत के आ गए, ये हो सकता है। हरियाणा का हो सकता है, बहुत सारे जगह पे अभी वोटर लिस्ट पे काम चल रहा है जी। और अशोक भाई, खत्म करने से पहले मैं अपना ऑब्जर्वेशन ये है, आप जो भी कहिए, मोदी जी ने वो जो मॉरल अथॉरिटी है, अब ये माना जाने लगा है कि वो वोट चोरी से ही उस गद्दी पे बैठे हुए हैं। ये भी अब लोगों में धीरे धीरे मैं तो देखिए आनंद जी, मैं तो कभी भी कार्यक्रम में 240 का आंकड़ा ऐसा ही बोलता था कि मोदी जी सत्ता में आए 180 टेक्निकली, और एडीआर के 60 पकड़ के 240। दैट वाज माय स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट को एक आदमी ने और बीजेपी के बड़े नेता ने एंडोर्स किया, मैं उसका धन्यवाद देता हूं, जिसका नाम निशिकांत दुबे है। उसने कहा कि भाजपा की औकात 150 सीटों की है, जो कुछ भी आया है मोदी की वजह से आया है। मोदी माने चुनाव आयोग जी। वो चुनाव आयोग का नाम नहीं लेना चाहते थे जी। तो मोदी दाय नेम इलेक्शन कमीशन, ये आप कह सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच अशोक भाई, बातचीत करने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।